अरोड़ा विला सर्दियों की सुबह 2018। ज्योति मंदिर में ठाकुर जी की पूजा कर रही थी। सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी अपनी माँ ज्योति को आवाज़ लगाता हुआ दीप ब्लू जीन्स और वाइट स्वेटर पहने सीढ़ियों से भागता हुआ अपनी हथेलियाँ मलते हुए मंदिर के सामने पहुंचा। मॉम, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, आप कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? दीप बोला। ज्योति ने दीप की ओर आरती की थाली बढ़ाई तो दीप ने आरती ले ली। पता है ना, मैं इस टाइम पूजा करती हूँ और पूजा के वक्त में किसी और पर ध्यान नहीं दे सकती, ज्योति ने प्रसाद देते हुए कहा। लेकिन मॉम, आप पूरा 1 घंटा पूजा करती हो, किसी को कोई ज़रूरी काम हो तो क्या वो आपके फ्री होने का ही इंतज़ार करता रहेगा? दीप बोला। ज़रूरी है तो पहले बता दो, ज्योति ने कहा। और अगर मुझे भी उसी वक्त पता चले जब आप पूजा कर रही हैं तब तब चुपचाप बैठे रहो, भगवान की पूजा से ज़रूरी कोई काम नहीं होता। ज्योति ने सभी नौकरों को भी प्रसाद बांट दिया और वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। गौरी चाय और नाश्ता ले आई। मॉम। क्या मॉम, अब जब ज़रूरी तो बोल देना। अब हो गई हूँ ना मैं फ्री, ज्योति ने चाय की प्याली लेते हुए कहा। मॉम, मैं अपने दोस्तों के साथ जू घूमने जा रहा हूँ, बस यही बताना था। अच्छा, तो अब तो तू मुझे बताने लगा है, परमिशन लेना बंद है ना? ज्योति बोली। बताना मतलब परमिशन ही तो होता है मम्मी। दीप नजरें चुराकर बोला। सब जानती हूँ, तेरा बस चले तो बताए भी नहीं। वैसे अचानक से ये जू क्यों जाना है? ओफो मॉम, जू क्यों जाते हैं? दोस्तों के साथ एंजॉय करने, जानवरों को देखने। और मैंने तो सुना है उस जू में इस साल अफ्रीका से कुछ नए तरह के एनिमल्स भी आए हैं, दीप ने कहा। कब तक लौटोगे? ज्योति बोली। मॉम, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, 24 का हो गया हूँ, अब भी आपको टाइमिंग बतानी होगी क्या? दीप बोला। अच्छा, तो अब मैं ये भी पता ना रखूँ कि मेरा बेटा कब कहाँ जाएगा और कब कहाँ से आएगा, है ना? अच्छा ठीक है, मैं शाम तक आऊँगा, दीप कहते हुए खड़ा हो गया और जाने लगा। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो मेरे प्रिय पुत्रश्री, ज्योति ने कहा और हंसने लगी। धन्यवाद, दीप ने कहा और भागकर बाहर चला गया। वो अपनी कार में बैठा और भोपाल की हरियाली भरी सड़कों पर निकल गया। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है? सॉन्ग के ख़त्म होते ही दीप एक टी स्टॉल के पास रुका जहां उसके 3 दोस्त रुककर उसके आने का वेट कर रहे थे। उनमें दीप का अजीज दोस्त दीपेश भी था। क्या यार, इतना टाइम लगता है क्या? दीपेश ने चाय वाले के पैसे चुकाते हुए कहा और दीप के पास आ गया। तुझे पता तो है मॉम मुझे अब भी छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, बस उन्हीं की परमिशन लेने में टाइम लग गया, दीप बोला। बेचारे नौजवान को मुन्ना बनाकर रखा हुआ है आंटी ने, दीप का एक दोस्त सौम्य बोला और कार की पीछे वाली सीट पर अनुज के साथ बैठ गया। दीपेश दीप के साथ बैठा। दीप ने कार को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। मज़ा आएगा यार, मुझे तो उस चिंपांजी को मज़ा चखाना है जिसने पिछली बार मेरे बाल खींच लिए थे, सौम्य गुस्से से बोला तो बाकी सब हंसने लगे। उसकी क्या गलती यार, तेरे बाल देखकर तो कोई भी सब्र न कर पाए, दीप ने ठहाका लगाकर कहा। तो अपने इन औरतों जैसे लंबे बालों को कटवा क्यों नहीं लेता? दीपेश बोला। क्या बात कर रहा है, ये मेरे बाल नहीं मेरी आइडेंटिटी है, सौम्य अपने लंबे बालों को सहलाते हुए बोला। तब तो तुझे आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, दीपेश बोला और सब हंसने लगे। तो सौम्य चिढ़कर चुपचाप बैठ गया। हंसी मजाक करते करते वे लोग जू पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने टिकट्स काउंटर से टिकट्स लिए और अंदर आ गए। आज संडे था तो कई सारे लोग अपने बच्चों के साथ जू घूमने आए थे। वो लोग अलग अलग जगह पर जा जाकर जानवरों को देख रहे थे। घूमते घूमते सौम्य कुछ सोचकर बोला। यार, मैं तो सोच रहा हूँ जंगल में ही अपना घर बसा लूँ, दुनिया भर की टेंशन से दूर, हरियाली और इन मासूम जानवरों के बीच। हाँ यार, तेरी जानवरों से जल्दी दोस्ती भी हो जाएगी, दीप बोला। तुझे ऐसा क्यों लगता है? सौम्य बोला। तेरे हुलिये से, दीप ने कहा। तो सौम्य गुस्से से लाल हो गया और रुक साले, अब तेरा कुछ ज़्यादा होने लगा है, सौम्य ने कहते हुए अपनी आस्तीनें चढ़ाई और दीप की ओर लपका। पर दीप ने भी सौम्य को चांस नहीं दिया और उसने दौड़ लगा दी। लोगों के बीच वे दोनों चोर पुलिस की तरह दौड़ रहे थे। तभी दीप ने किसी लड़की की आवाज़ सुनी। हेल्प हेल्प, वो रो रो कर पुकार रही थी। वहाँ बहुत कम लोग थे। एक भालू ने उस लड़की की शॉर्ट फ्रॉक को नीचे से मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। दीप ने जब उस लड़की को देखा और पाया कि उस लड़की की हेल्प करने वहाँ कोई नहीं है, तो दीप तेजी से उसके पास पहुंचा। भालू बुरी तरह आवाज़ निकाल रहा था। दीप ने उस भालू को चिढ़ाना शुरू कर दिया।
भालू का ध्यान लड़की से हट गया और वो दीप को देखकर भड़कने लगा। इसी बीच फ्रॉक की पकड़ ढीली हुई और लड़की ने उसे अपनी साइड खींच लिया। थैंक गॉड, लड़की ने सुकून की सांस ली और वहां से दूर हटकर एक सीट पर बैठ गई। आप ठीक तो है ना? दीप उस लड़की के पास जाकर बोला। उस लड़की ने अपने बालों को एक साइड करते हुए कहा, थैंक यू सो मच, मैं तो बहुत डर गई थी। कमाल की बात है ना, एक भालू को आपकी फ्रॉक पसंद आ गई। दीप ने कहा तो लड़की हंसने लगी। सो फनी। वो बोली, वैसे आप यहाँ अकेली आई हैं? दीप उसके पास बैठ गया। नहीं, मैं अपनी दी के साथ आई हूँ, लड़की ने कहा। अच्छा, और मैं अपने दोस्तों के साथ। ओह। तभी वहाँ सौम्य भागता हुआ आया। तो तू यहाँ बैठा है, रुक बताता हूँ, सौम्य ने कहा और एक बार फिर दीप की ओर लपका। तो लड़की खड़ी हो गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे पीटने की कोशिश? पर क्यों? इन्होंने किया क्या है? लड़की बोली। वो आपको क्यों बताएं, ये हम दोनों के बीच की बात है, सौम्य ने कहा। मैं बताता हूँ, इसे जंगल में जाकर रहना है। तो मैंने कहा, वहाँ जा, जानवर तेरे जल्दी दोस्त बन जाएंगे। दीप बोला, क्यों? लड़की ने कहा, क्योंकि इसका हुलिया ही ऐसा है कि वो सब इसे अपना दोस्त समझने लगेंगे। दीप ने कहा तो लड़की फिर जोर जोर से हंसने लगी। तो सौम्य का खून फिर खोल उठा। ठीक है, आज से मैं तुझसे बात ही नहीं करूँगा। सौम्य गुस्से से वहाँ से जाने लगा तो लड़की ने उसे रोका। अरे ये क्या बात हुई? अब दोस्त मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लड़की बोली, आपके दोस्त ऐसे होते ना तो आपको पता लगता। सौम्य बोला। लड़की खामोश हो गई और उदास भी। क्या हुआ? सौम्य ने पूछा। मेरे तो दोस्त है ही नहीं हैं, उसने अफसोस से कहा। क्या सच में? दीप और सौम्य साथ में बोले। लड़की ने सिर हिलाया। सो सैड, बट हम हैं ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारे फ्रेंड ग्रुप में आ सकती हैं, दीप बोला। क्या सच में? लड़की ने कहा। आपका नाम बताइए, दीप बोला। क्या? अपने दोस्त का नाम पता होना दोस्तों का पहला हक है, दीप ने हाथ बांधते हुए कहा। ओह, अवनी। मेरा नाम अवनी है, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। तो मिस अवनी, मैं हूँ दीप और ये है मेरा दोस्त सौम्य। अभी दो और हैं, उनसे मिलने के लिए आपको आगे चलना होगा, दीप ने कहा। पर मेरी दी, उन्होंने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है, अवनी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। तो फिर मैं उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ, दीप ने कहा और फ़ोन निकालकर दीपेश को कॉल कर दी। कहाँ हो तुम दोनों? दीपेश परेशान सा होकर बोला। लास्ट में, दीप ने जवाब दिया। ठीक है, हम दोनों आते हैं, दीपेश ने कहा और कॉल काट दी। अच्छा, आपका नंबर? दीप बोला तो अवनी उसे घूर कर देखने लगी। नंबर नहीं होगा तो दोस्ती आगे कैसे बढ़ेगी? मिलना होगा, कहीं साथ जाना होगा, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? पर अगर तुम्हें नहीं देना है तो नो प्रॉब्लम, कहते हुए दीप फ़ोन जेब में रखने लगा। 9423 अवनी बोलने लगी तो दीप ने नंबर नोट कर लिया। पर तभी वहाँ एक लड़की आई। अवनी, या दी, ये सब? वो दी, चलो हमें लेट हो रहा है। अवनी की दी ने सौम्य और दीप को अजीब नज़रों से देखा और अवनी को लेकर वहाँ से चली गई। ये क्या था यार, अपनी नई दोस्त से ठीक से बात भी नहीं कर पाए। दीप ने कहा, अच्छी लड़की थी, सौम्य बोला। उसके बाल कितने सुंदर थे ना, दीप कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, पर उसकी फ्रॉक फटी हुई थी, सौम्य बोला। वो भालू ने अपने दांतों से फाड़ी थी। क्या? सौम्य बोला। तभी वहाँ दीपेश और अनुज भी आ गए। अरे ये क्या, तुम दोनों तो बिल्कुल ठीक हो, अनुज बोला। क्यों, हमें क्या होना था? दीप बोला। हम तो सोच रहे थे कि तुम दोनों ने एक दूसरे के दो चार दांत तो तोड़ ही दिए होंगे, अनुज ने हंसकर कहा। इस मुलाकात के बाद अवनी और दीप की ऑनलाइन मीटिंग होती रहती थी। वे चारों अवनी के अच्छे दोस्त बन गए थे और दीप एक खास दोस्त। आज दीप, दीपेश, सौम्य और अनुज एक पार्टी क्लब में अवनी का वेट कर रहे थे। दीप ने आज वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। वो बहुत नर्वस दिख रहा था। सारा क्लब रेड कलर के बलून से सजा हुआ था। वहाँ कई कपल साथ में थे। यार, अगर अवनी ने तुझे ना बोल दिया तो तू क्या करेगा? अनुज ने दीप से पूछा। तू पनौती मत लगा, चुप बैठ, दीप ने कहा। तभी वहाँ हल्की भीगी हुई अवनी आई, जो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था। दीप उसे देखकर एकदम सकपका गया। अरे अवनी, तुम भीगी क्यों हो? दीपेश बोला। यार पता नहीं आज इतनी बारिश क्यों हो रही है, मैं टैक्सी से आई हूँ, उसने मुझे क्लब से दूर उतारा, भीग गई मैं, अवनी बोली। पर उसने तुम्हें, दीपेश पूरी बात बोल पाता तभी दीप तेजी से अवनी के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसकी ओर एक रोज़ बढ़ाते हुए बोला।
विल यू बी माई वैलेंटाइन? दीप अब भी घबराया हुआ लग रहा था। अवनी दीप को देखकर चौंकी हुई थी। दीप प्लीज ना मत बोलना, दीप आंखें बंद करके बोला। तभी कुछ पल बाद दीप ने एक आवाज़ सुनी, विल यू बी माई वैलेंटाइन? दीप ने आंखें खोलकर देखा तो सामने अवनी भी घुटनों पर बैठी थी और एक रोज़ दीप की ओर बढ़ाया हुआ था। अवनी तुम? दीप हैरानी से बोला। प्लीज़ मना मत करना, अवनी बोली। तो दीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अवनी के हाथ से फूल लेकर उसे खड़ा किया। थैंक यू सो मच अवनी, तुम नहीं जानती मैं कितना डर गया था। मुझे लग रहा था कहीं तुम मुझे, दीप बोला। तुम भी नहीं जानते दीप, मैं भी बहुत डर गई थी कहीं तुम मुझे, अवनी बोली। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं इतनी प्यारी लड़की को रिजेक्ट करूं, दीप बोला। मेरी भी कहाँ हिम्मत कि मैं इतने अच्छे लड़के को रिजेक्ट करूं, अवनी बोली। तो दीप ने उसे गले लगा लिया। इसके बाद अवनी और दीप के बीच प्यार का एक गहरा रिश्ता बनता चला गया, जिसके बारे में ज्योति और अवनी की दी को भी पता था। गौरी प्लीज़ एक कप कॉफ़ी ले आओ, सोफे पर बैठी हुई ज्योति ने किसी किताब के पन्ने को पलटते हुए आवाज़ लगाई। जी बहन जी, किचन से गौरी की आवाज़ आई। तभी ज्योति की नज़र सामने पड़ी। दरवाजे पर अवनी और उसकी बहन खड़ी थी। अरे अवनी बेटा, ज्योति खड़ी हो गई, अंदर आओ। वे दोनों अंदर आई। आज अवनी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। मॉम, ये मेरी निशा दी हैं, अवनी बोली। तो निशा ने हाथ जोड़कर ज्योति को प्रणाम किया। बैठो ना बेटा, ज्योति ने निशा को कहा और निशा बैठ गई। ज्योति भी वहीं बैठ गई। आंटी जी, मेरे अलावा अवनी का इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी जॉब के सिलसिले में अक्सर लंदन आती जाती रहती हूँ। कभी कभी पता नहीं होता कि वहाँ कितना वक्त लग सकता है, कब तक रुकना पड़ सकता है, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल। इसलिए मैं दीप का हाथ मेरी बहन अवनी के लिए। निशा बहुत झिझक रही थी। ज्योति अवनी की दी निशा की बात सुनकर खुशी से दोगुनी हो गई। उसका चेहरा खिल उठा था। क्या सच में? ज्योति बोली। जी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो, निशा ने कहा। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम नहीं जानती मैं खुद ही तुमसे इस बारे में बात करने के लिए आने वाली थी, ज्योति खुश होकर बोली। अवनी भी बहुत खुश दिख रही थी। गौरी मिठाई लेकर आओ भाई, ज्योति चिल्लाकर बोली। तो बताओ कब दोनों की सगाई करें, ज्योति निशा से बोली। अभी तो मैं लंदन जा रही हूँ, वहाँ से 1 महीने बाद लौटूंगी। बस मैं चाहती थी कि अभी आपसे बात कर लूँ। मुझे डर था कि कहीं दीप का रिश्ता, निशा बोली। बिल्कुल नहीं, दीप की शादी अवनी से ही होगी। दीप तो खुश नसीब है कि उसे अवनी जैसी लड़की मिल रही है, ज्योति अवनी को प्यार से देखते हुए बोली। कुछ देर बाद अवनी ने कहा, मॉम, दीप कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। वो अपने कमरे में है, जाओ मिल लो, ज्योति ने कहा। तो अवनी दीप से मिलने उसके कमरे में आई। दीप खिड़की के पास खड़ा होकर हेडफोन में गाने सुन रहा था। तभी अवनी ने जाकर उसकी आंखों को बंद कर लिया। अवनी, दीप तुरंत बोला। अवनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लेते हो? अवनी रूठते हुए बोली। दीप ने हेडफोन हटाया और अवनी के हाथों को देखते हुए बोला, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे इन सॉफ्ट हाथों का टच मैं कभी नहीं भूल सकता। कहते ही उसने अवनी को अपने करीब कर लिया। छोड़ो दीप, अवनी बोली। तुम जानती हो अवनी, दीप उससे थोड़े दूर होते हुए बोला। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मुझे इस ज़िंदगी से और भी प्यार हो गया है। जहाँ देखो तुम हो, तुम्हें सोचकर ही मेरा चेहरा खिल जाता है, अवनी, दीप ने रुक कर कहा। अवनी ने दीप की आंखों में देखा। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? दीप की आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। कभी नहीं दीप, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अवनी बोली। पता नहीं अवनी, मैंने कल रात एक अजीब सा सपना देखा, बहुत अजीब था वो। मेरा कमरा एकदम खाली खाली था, सब कुछ ऐसे था जैसे कुछ खो गया है मुझसे, मैंने अंदर से, दीप याद करते हुए बोला। दीप, तुम भी ना क्या सपने वपने को सोचकर परेशान हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मेरी दी तो आज मॉम से हमारे रिश्ते की बात करने आई हैं, अवनी उत्साह से बोली। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? दीप उछल पड़ा। हाँ, शादी हम बाद में करेंगे, पर सगाई तो कर ही सकते हैं, अवनी बोली। सगाई क्यों? मुझे तो शादी ही करनी है, दीप बच्चों की तरह बोला। तुम भी ना दीप, अभी मैं पढ़ रही हूँ और मेरी दी मुझे बिना पढ़ाई पूरी किए कभी शादी नहीं करने देंगी, अवनी बोली। चलो ठीक है फिर, सगाई ही सही, पर ये तो बताओ कि सगाई की डेट कब की निकली है? दीप बहुत एक्साइटेड था। वो मुझे नहीं पता, आज शाम को दी लंदन जाने वाली हैं, वो वहाँ से 1 महीने बाद आएंगी, इसलिए सगाई का उनके आने के बाद ही शायद पता लगेगा, अवनी ने कहा। तो तुम 1 महीने तक अकेली रहोगी? दीप टेंशन के साथ बोला। हाँ, अब तो आदत हो गई, अवनी ने कहा।
दीप को अवनी से बातें करते हुए कुछ याद आया और वो उछलकर बोला, एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? अवनी बोली, रुको। दीप ने कहा और कबर्ड खोलकर उसमें से एक पेपर बैग निकाला। ये क्या है? अवनी बोली। खुद ही देख लो। अवनी ने बैग खोलकर देखा तो बोली, इसमें तो ड्रेस है। हाँ, मैं आज सुबह ही किसी काम से मॉल गया था। ये ड्रेस देखकर मैं समझ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। दीप बोला, सच में? तुम मक्खन लगाना बहुत अच्छे से जानते हो। ड्रेस को बैग से निकालते हुए अवनी ने मुस्कुराकर कहा, गॉड प्रॉमिस यार, मुझे यही लगा था। दीप बोला, ओके ओके, मैं इसे घर जाकर ट्राई करूंगी। अवनी बोली, घर जाकर क्यों, यहीं करो ना। दीप तेजी से बोला, पर यहाँ कैसे? जैसे अपने घर पर करोगी बिल्कुल वैसे ही। दीप ने कहा, दीप तुम बिना, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पहनूंगी तो दी और मोम क्या सोचेंगी? अवनी ने कहा, बस यही सोचेंगी कि मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। दीप बोला, अब जाओ जल्दी इसे पहन कर आओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। दीप बोला, पर दीप, जाओ जाओ जल्दी जाओ। दीप ने अवनी को ज़बरदस्ती वॉशरूम की ओर धकेलते हुए कहा तो वो चली गई। दीप अपने बेड पर लेटकर अवनी के बाहर आने का वेट करने लगा। कुछ ही देर में जब अवनी बाहर आई तो दीप उसे देखते ही बेड से उठ बैठा। वाओ, ये ब्लैक ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रही है। लग रहा है कि दीप ने आकर अवनी को अपने बेहद करीब कर लिया। अवनी दीप की नशीली आंखों में खोती जा रही थी। दीप अवनी के गुलाबी होंठों के पास अपने होंठों को आहिस्ता से लेकर जा रहा था, पर तभी अवनी का फ़ोन बजा और दीप का मूड खराब हो गया। ये क्या है अवनी? दी का कॉल है। अवनी ने फ़ोन देखते हुए कहा और कॉल एक्सेप्ट कर ली। या दी? अवनी बोली, अब हमें चलना चाहिए अवनी, मुझे एयरपोर्ट भी निकलना है। फ़ोन की दूसरी ओर से निशा की आवाज़ आई, ओके दी, मैं आती हूँ नीचे, कहकर अवनी ने कॉल कट कर दी। दीप ने अवनी की बातें सुन ली थी और वो बहुत गुस्से में था। अच्छा दीप, में अवनी ने नज़र उठाकर देखा तो दीप का चेहरा देखकर वो अचानक रुक गई। मैं ठीक से अभी तुम्हें देख भी नहीं पाया और तुम कभी कहीं नहीं जा रही हो। ओके, दीप बोला। दीप, दी को एयरपोर्ट निकलना है, मेरा जाना ज़रूरी है। अवनी दीप को समझाते हुए बोली, हद है यार, वैसे मैं कल फ्री हूँ, तुम चाहो तो घर पर आ सकते हो। अवनी प्यार से बोली और कुछ ही देर में उसने दीप को मना लिया। लेकिन जब अवनी वहाँ से जाने लगी तो दीप अजीब सी टेंशन में नजर आया। अवनी, वो तेजी से बोला। अब क्या हुआ? अवनी परेशान होकर बोली, अवनी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। तुम अपने सपने की वजह से परेशान हो रहे हो। प्लीज़ उसे निकाल दो अपने दिमाग से और गाने सुनो अच्छे अच्छे, ओके? कहकर अवनी वहाँ से चली गई। तभी दीप की नज़र सोफे पर पड़ी जहाँ अवनी की पिंक ड्रेस भी पड़ी हुई थी। अवनी अपनी ड्रेस तो यहीं रखकर भूल गई। उसने वहां से उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं कल उसे दे दूंगा। कहकर उसने ड्रेस कबर्ड में रख दी और फिर हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगा। सुबह का सूरज निकल गया था। आज दीप की नींद जल्दी खुल गई थी। जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि ज्योति पूजा की तैयारियों में व्यस्त है और कोई भजन गुनगुना रही है। दीप आकर सोफे पर बैठ गया पूजा की तैयारियां करते हुए। जब ज्योति की नज़र अपने लाडले पर पड़ी तो वो चौंक गई। दीप, वो बोली, या मॉम, गुड मॉर्निंग। दीप थोड़ा बेचैन सा दिखाई दे रहा था और उसके हाथ में अखबार था। आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? साहबजादे सुबह 6 बजे ही नहा धोकर नीचे आ गए। सब ठीक तो है ना? ज्योति बोली। पता नहीं मॉम, रात भर ठीक से नींद नहीं आई और अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगा शॉवर लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील करूंगा, पर फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। दीप की आवाज़ में भी बेचैनी मौजूद थी। दीप की बात सुनकर ज्योति तुरंत अपना काम छोड़कर आई और दीप का माथा चेक करने लगी। सिर तो ठंडा है तेरा, फिर क्या हुआ है? अवनी से लड़ाई तो नहीं कर ली? नहीं मॉम, उससे लड़ाई क्यों करूँगा, दीप बोला। फिर क्या हुआ मेरे बच्चे को? एक मिनट, फ्रेश जूस पी, शायद कुछ अच्छा लगे। रुक, तुम्हें लेकर आती हूँ, ज्योति ने कहा और वो दीप के लिए जूस लेने चली गई। अखबार के पन्ने पलटते हुए दीप की नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसे देखकर एक पल के लिए उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ये ले जूस, ज्योति ने आकर दीप की ओर जूस बढ़ाया। पता नहीं ये रिपोर्टर्स कैसी तस्वीरें छाप देते हैं, दीप ने चिढ़कर कहा और पेपर साइड में पटक दिया। क्यों, क्या हुआ? ज्योति बोली। आप ना ही देखो तो अच्छा है, दीप ने जूस लेते हुए कहा। तभी दीप का फ़ोन बजा। दीप ने देखा कि कॉल निशा की है। निशा, दी की कॉल इतनी सुबह सुबह? दीप कॉल देखकर बोला, निशा की कॉल है, जल्दी उठा बेटा, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। ज्योति ने दीप की बात सुनकर कहा। दीप ने कॉल एक्सेप्ट की और बोला, हेलो दी, गुड मॉर्निंग। दीप, क्या हुआ दी? आप रो क्यों रही हो? दीप ने तुरंत जूस का गिलास टेबल पर रख दिया।
वो बहुत घबरा गया था। ज्योति भी दीप की बात सुनकर घबरा गई थी। दीप, अवनी कहते हुए निशा बहुत तेज रोने लगी। क्या हुआ अवनी को? आप रो क्यों रही हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है दी, प्लीज़ बताइए सब ठीक तो है ना? कहते कहते दीप का गला भर आया था। वो अंदर से बहुत डर गया था। अगर मैं लंदन नहीं आती तो शायद आज सब ठीक होता। निशा की रोती हुई आवाज़ आई। कल रात कल रात हमारे घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। और अवनी, निशा इसके आगे बोल नहीं पाई, वो बस रोती रह गई। दीप के हाथ से उसका मोबाइल फ़ोन छूट गया। क्या हुआ दीप, सब ठीक तो है? ज्योति हड़बड़ा गई। उसने दीप का फ़ोन उठाया और निशा से बोली, निशा बेटा क्या हुआ? अवनी नहीं रही आंटी। निशा रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि अखबार की जिस तस्वीर को देखकर मैंने नजरें चुरा ली थी वो मेरी अवनी की थी। जल चुकी थी, वो बुरी तरह जल चुकी थी। दीप चारू को सारी बात बताते बताते खुद को संभाल नहीं पाया और रो पड़ा। दीप की कहानी सुनकर आज चारू की आंखें भी नम हो गई थी। उसने खुद को संभालने के बाद दीप के कंधे पर हाथ रखा। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं अवनी को कभी नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। अगर मुझे पता होता कि वो उस दिन मुझसे हमेशा के लिए दूर जाने के लिए जा रही है तो मैं उसे कभी नहीं जाने देता, कभी भी नहीं। दीप बोला। उसकी आंखें लाल हो गई थी। चाव ने दीप को पानी दिया और बोली, लेकिन लेकिन क्या वो होती तो तुम्हें इस तरह उदास रहता देख पाती? तुम उसे मत भूलो, पर कम से कम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना तो शुरू करो। चारू बोली, ज़िंदगी? कौन सी ज़िंदगी? ये खेल तमाशे की ज़िंदगी जिसमें सिर्फ खरीदो और बेचो का बिजनेस है। कोई प्यार करने वाला नहीं, खुश रखने वाला नहीं, साथ निभाने वाला नहीं। वो ज़िंदगी ही तो जी रहा हूँ मैं। भगवान मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता, तभी तो अब अवनी के बाद मोम को भी मुझसे छीनना चाहता है। दीप बोला, तो किसने कहा कि तुम खेल तमाशे की ज़िंदगी जियो? तुम किसी से प्यार करो, शादी करो, अपनी फैमिली बनाओ। चारू बोली, नहीं हो सकता ऐसा, कभी नहीं। मेरे सारे सपने, सारी खुशियाँ अवनी के जाते ही चली गई। अब कुछ भी नहीं हो सकता। दीप बोला, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो। चारू बोली, मुझे नहीं चाहना, मुझे मेरी अवनी के बिना कुछ भी नहीं चाहना, समझी तुम? और हाँ, याद रखना, तुम कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगी। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ माँ की खुशी के लिए लाया हूँ, जिसके लिए तुमने कीमत ली है। दीप चारू को सख्त लहजे में उंगली दिखाकर बोला। चारू को इस वक्त दीप पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था। उसने इस वक्त दीप से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। सुबह हो गई थी और चारू नहाने के बाद अपने बालों को आईने के सामने खड़ी होकर सुखा रही थी। उसने आज खूबसूरत सी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। दीप की आंख खुली और वो भी उठकर बैठ गया। जब उसने सामने खड़ी चारू को देखा तो एक पल के लिए उसे हैरानी हुई। तुम तुम कौन हो? दीप अपनी आंखें ठीक से खोलकर देखते हुए बोला। चारू मुड़ी और जोर जोर से हंसने लगी। तू तो बिल्कुल मेरे जैसा भुलक्कड़ है यार। पता है मेरे साथ भी सुबह यही हुआ। जब मैं उठी और मैंने अपनी आंखों के सामने तेरा चेहरा देखा तो मैं चौंक गई कि मेरे बेड पर यह आदमी कहाँ से आया। चारू बोली, ओ तुम। मैं सचमुच भूल गया था। दीप को जैसे ही याद आया कि चारू उसकी नकली वाइफ बन के आई है तो बोला और ठीक से बैठ गया। वैसे एक बात बताओ, ये साड़ी मैंने ठीक से तो पहनी है ना? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में साड़ी दूसरी बार पहनी है तो मुझे डाउट है कि शायद ठीक नहीं है। मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। मुझे साड़ी वाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं है। दीप ने अपने पैरों के ऊपर से चादर हटाते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। तो मैंने कब कहा कि तुम लड़की हो? साड़ी पहनी नहीं है तो पहनते हुए देखो तो होगा ना कि लड़कियां औरतें कैसे। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? मैं औरतों और लड़कियों को घूरता नहीं रहता हूँ। जो मुझे ये सब पता होगा जाकर मॉम से पूछ लो। दीप चिढ़कर बोला और वॉशरूम में चला गया। सही है, ये किसी से शादी नहीं कर रहा वरना उस बेचारी लड़की का तो जीना हराम कर देगा ये। पर मुझे क्या, मॉम को कॉल कर लेती हूँ। रात में उनकी कॉल्स के जवाब मैसेज से देने पड़े थे। कहते हुए चारू ने अपना फ़ोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। कुछ ही सेकंड्स में कॉल रिसीव हो गई। हेलो, हाँ चारू, कैसी है तू? कल से कॉल कर रही हूँ, तू बात ही नहीं कर रही। जानती है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। अरे अरे, अब क्या बोलती ही जाओगी? आपको पता है ना मैं कल थक गई थी। मैसेज किया था ना, चारू बोली। मैसेज किया था, उससे क्या होता है? 1 मिनट बात कर लेती तो क्या हो जाता? दूसरी ओर से आवाज़ आई। अच्छा बाबा, अब 1 मिनट बात कर लिया करूँगी, ओके। चलो अब 1 मिनट हो गया, रखती हूँ। रुक, अभी मत रखना। जे को भी तुझसे कुछ बात करनी है, राखी ने कहा।
हेलो चारू। हाँ बोल, कैसा है वहाँ सब कुछ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जय बोला। तू नहीं है तो सब ठीक है, चारू बोली। और यहाँ तू नहीं है तो ठीक है, जय ने कहा। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, अब बाद में बात करूँगी, बाय, चारू बोली। अरे सुन तो, जय की बात पूरी हो पाती उसके पहले ही चारू ने कॉल कट कर दी और वो पूरी तरह तैयार होकर नीचे पहुँच गई। आओ बेटा, तुम्हारे साथ दीप नहीं आया? ज्योति ने चारू के आते ही कहा। नहीं मॉम, वैसे मॉम मैंने ये साड़ी ठीक से तो पहनी है ना? चारू घूम घूम कर अपनी साड़ी दिखाते हुए बोली। अरे बहुत अच्छे से पहनी है और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो नाश्ता कर लो और फिर दीप के साथ तुम्हें उसकी कंपनी भी तो जाना है ना? ज्योति ने कहा। चारू डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और नाश्ता परोसने लगी। तभी ज्योति ने उसे टोका। अगर हम दीप का थोड़ा वेट कर लें तो कैसा रहेगा? चारू ज्योति की बात समझ गई और शांत बैठ गई। कुछ ही देर में वहां दीप आया और उन तीनों ने साथ में नाश्ता किया। ओके मैम, मैं निकलता हूँ, दीप टेबल से उठा और जाने लगा। ज्योति कुछ कहती तभी चारू ने उसे इशारा करके चुप रहने को कहा और वो खड़ी होकर दीप के पीछे चुपके चुपके चलने लगी। ये लड़की बच्ची है पूरी, ज्योति चारू की हरकत देखकर बोली और मुस्कुराने लगी। दीप बाहर पहुंचा और अपनी कार में बैठ गया। तभी चारू चोरी से दीप की कार में छुपकर बैठ गई। दीप ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। दीप बिल्कुल अनजान था कि चारू उसके साथ है। अच्छा हुआ मॉम ने चारू को साथ ले जाने को नहीं कहा। दीप अपने आप में ही गड़बड़ाया। अच्छा बच्चू, चारू धीरे से बोली। कुछ ही देर में दीप ने एक बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग के सामने कार रोकी। दीप उतरा तभी चारू भी नीचे उतर गई। दीप अंदर जाने लगा तो चारू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चारू के मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही दीप अंदर पहुंचा, सारा स्टाफ उसे मॉर्निंग विश करने लगा। सारा ऑफिस खूबसूरती से सजा हुआ था। तभी वहां मैनेजर और दीप की सेक्रेटरी मोना बुके लेकर आए और बोले, वेलकम सर। ये सब क्या है मोना? दीप परेशानी के साथ बोला, सर आपको कल बोला था ना। देखो चारू नहीं आई है, इसलिए सब लोग अपना अपना काम करो। दीप सख्ती से बोला, सर आप मजाक कर रहे हैं? ये तो हम सब के लिए सरप्राइज है। आप मजाक करने लगे चारू मैम के आते ही। मोना एकदम हैरान और खुश होते हुए बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, दीप बोला। तभी मैनेजर ने कहा, क्या सर, मैम आपके पीछे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मजाक नहीं कर रहे? वाट? दीप ने चौंकते हुए मुड़कर देखा। चारू को देखते ही दीप हैरान हो गया। तुम यहाँ कब आई? दीप बौखलाया हुआ सा बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ही आई हूं ना दीप। चारू एकदम भोली बनकर बोली, पर दीप कुछ कहता उसके पहले ही उसने वहां मौजूद अपनी कंपनी के स्टाफ को देखा। आखिर उसे मजबूरी में ही सही चुप होना पड़ा, मगर उसकी चारू से नाराजगी बढ़ गई थी। सारा स्टाफ चारू का स्वागत करने में जुट गया। चारू भी उन सबसे अच्छे से घुल मिल गई थी। चारू सबसे बात कर ही रही थी कि तभी वहां एक आदमी खूबसूरत सा चॉकलेट केक लेकर आया जो काफी बड़ा था। चारू की नज़र जब वहां गई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सब उसके लिए हो रहा है। मैम, हम चाहते हैं कि आपका यहाँ पहली बार आना सबसे यादगार हो, इसलिए हम सब ने एक पार्टी प्लान की है। पहले हम केक कट करवाएंगे आपसे और फिर कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको पसंद आ सकता है। उसके बाद हम सब डांस करेंगे, ठीक है ना मैम? मोना ने चारू को सब बताया। अरे यार, ये क्या किया तुमने? चारू बोली। मैम, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मोना थोड़ी परेशान होकर बोली। और नहीं तो क्या, तुमने सारा सरप्राइज मेरे सामने ही खोल कर रख दिया, चारू ने कहा। ओह, पर मुझे लगा, मोना बोली। कोई बात नहीं, पर थैंक यू मेरे लिए इतना सब करने के लिए, चारू बोली। मैम एक्चुअली हम सब इस शादी से बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारे बॉस बदलेंगे, वो ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। मोना बोली, इन सब को भी मुझसे बहुत उम्मीद है, चारू बड़बड़ाई। मैम आपने कुछ कहा? मोना बोली। नो नो, तो फिर चलिए ना केक कट करते हैं, मोना ने कहा। चारू केक के सामने जाकर खड़ी हो गई। दीप को भी उन सब की बातें माननी पड़ रही थी। उसने और चारू ने साथ में जैसे ही केक काटा, सब लोग तालियां बजाने लगे। फिर सबने डांस करना शुरू कर दिया। पर तभी, स्टूपिड, तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, मोना किसी वेटर पर बुरी तरह भड़की। वहाँ सब लोग शांत होकर मोना और उस वेटर को देखने लगे। ये क्या हो रहा है? चारू वहाँ जाकर बोली। देखे ना मैम, ये लोग एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते। मेरी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी है इस औरत ने, बदतमीज, मोना उस औरत को बुरी तरह देखकर बोली। चारू ने जैसे ही उस औरत को अपने साइड घुमाया, उसके होश उड़ गए। माफ़ कीजिएगा मैडम, गलती से। उस औरत ने नज़र उठाकर देखा तो माँ, चारू बड़बड़ाई। वो एकदम शॉक्ड थी। चारू के सामने एक वेटर के रूप में उसकी माँ राखी खड़ी हुई थी। राखी अपने सामने चारू को एक शादीशुदा लड़की के भेष में देखकर हैरान थी।
अब जाओ यहाँ से, मोना चिल्लाई तो राखी यहाँ वहाँ देखकर वहाँ से चली गई। चारू को आज एहसास हो गया था कि उसकी माँ उसके लिए क्या क्या करती थी। चारू अपनी माँ के पीछे गई। राखी एक रूम में जाकर रोने लगी। चारू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ आप ये काम, खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। राखी ने चारू की ओर उंगली तान दी। मुझसे और जैसे झूठ बोलकर तूने शादी कर ली, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि दूसरे शहर में तेरी नौकरी लग गई है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? तुम लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया, जो भी काम मिला कर लिया, जो भी मिला वो। और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। क्यों? क्या तू हमसे सच बताती तो हम तेरी भावनाएं नहीं समझते? या फिर तूने इसलिए हमसे झूठ बोला कि हम कहीं तेरी शादी में आकर तेरी इज्जत कम ना कर दें? क्या हम इतने पराये थे? राखी रोते हुए बोली। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई शादी नहीं की है। चारू अपनी माँ के हाथ पकड़कर बोली। तो फिर ये सब क्या नाटक है? क्या है ये सब? राके का गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। मैं कैसे बताऊं आपको? चारू बोली ही कि तभी वहां मोना आई। एक्सक्यूज मी मैम, आपको कुछ चाहिए क्या? आप यहाँ क्यों आई? वहीं बता देती। मोना बोली। हाँ, वो मुझे पानी पीना था। चारू बोली। पानी दो मैम को। मोना राखी को गुस्से से घूरते हुए बोली। चारू को यह बहुत अजीब लग रहा था। राखी ने अपने आप को संभालते हुए चारू को पानी दिया। चारू ने पानी पी लिया। फिर वो मोना से बोली। मोना, जी मैम। क्या मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ तो मैं तुम्हें गलती करने पर ऐसे डांट सकती हूँ जैसे तुमने इन्हें डांटा? मैम, पर ये बस उतना बताओ जितना मैंने पूछा। मोना शर्मिंदा होकर चुप हो गई। सॉरी बोलो इनसे, चारू बोली। सॉरी, मोना ने कहा और फिर वो बाहर आ गई। माँ, मैंने मैंने डील की है मिस्टर डीप अरोड़ा से। चारू थोड़ा झिझक कर बोली। कैसी डील? यही कि उनकी मम्मी के मरने तक मैं उनकी पत्नी बनकर रहूंगी। क्या? ये क्या बोल रही है तू? राखी बुरी तरह चौंकी हुई थी। उनकी मॉम 6 महीने के अंदर अंदर मर जाएंगी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। और माँ, आपको नहीं पता कि इस काम के लिए मुझे कितने पैसे मिले हैं। चारू खुश होकर बोली। पर तभी राखी ने चारू के गाल पर एक जोरदार छापड़ जड़ दिया। मैं तो समझती थी कि तू अभी बच्ची है, दुनियादारी नहीं जानती, इसलिए पैसे के पीछे पागल रहती है, लेकिन तूने तो शादी जैसे रिश्तों को मजाक बनाकर रख दिया। राखी की आंखें भरी हुई थी और वो बहुत दुखी लग रही थी। चारों की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने उन्हें पहुंचा और बोली। मैंने जो भी किया अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया, और मैं अब भी कहती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की, उसने कहा और वहां से चली गई। चारू को एक ड्राइवर ने घर छोड़ दिया था। वो आज थोड़ी परेशान थी। माँ तो बस यही चाहती थी कि मैं भी उनकी तरह सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के दूसरों की डांट सुनती रहूं, लेकिन ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। चारू सिर्फ इस दुनिया में रानी की जिंदगी जीने आई है, जो मैं जी रही हूँ और हमेशा जीऊंगी। चारू अपने कमरे में यहाँ वहाँ भटक रही थी। वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी। अचानक उसकी चिढ़ इतनी बढ़ गई कि वो दीप के कमरे की मनुष्यत देखकर बौखला गई। और इस साले को अगर ऐसी ही मनुष्यत पसंद है तो जाकर शमशान घाट में क्यों नहीं रहने लगता? इसको तो मैं आज ही बताऊंगी। चारू चिड़चिड़ाते हुए वहां से निकली और सीढ़ियां उतरती हुई तेजी से नीचे आई। आपकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है मिसेज अरोड़ा, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। नीचे हॉल में डॉक्टर ज्योति की रिपोर्ट्स देखते हुए अफसोस से बोली। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है डॉक्टर साहब? ज्योति बोली। तभी गौरी आंटी चारू आते ही चिल्लाने लगी। गौरी भागकर चारू के सामने पेश हुई। क्या हुआ बहू रानी, सब ठीक तो है? गौरी घबराकर बोली। कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे अभी के अभी म्यूजिक सिस्टम चाहिए। कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए पेंटिंग्स, क्राफ्ट, डॉल्स और जो कुछ भी हो सकता है वो सब चाहिए। एक बड़ा सा टेलीविज़न भी ऑर्डर कर दीजिए, चारू बोली। जी जी बहू रानी, हम अभी सब मंगवा देते हैं, लेकिन लेकिन आप इतनी गुस्से क्यों? गौरी अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही बोली। बस इसलिए कि मुझे उस कमरे में घुटन हो रही है, चारू बोली और वहां से चली गई। डॉक्टर चारू को ही देखती रह गई। भगवान जो भी करता है डॉक्टर अच्छे के लिए करता है। न जाने क्यों ज्योति चारू की इस हरकत से नाराज नहीं बल्कि खुश थी। जी मिसेज अरोड़ा, डॉक्टर बोली। करीब 1 घंटे में सारा सामान चारू के सामने था। चारू ने अपनी कमर कस ली थी। तभी वहां गौरी और कुछ आदमियों के साथ ज्योति आई। चारू पेंटिंग्स के लिए सही जगह तलाश रही थी। बेटा, तुम्हें इस कमरे को जैसा भी लुक देना हो इन्हें बता दो, ये वैसा ही करते जाएंगे।
हम नहीं चाहते कि हमारी बहुरानी को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ज्योति ने आदमी की ओर इशारा किया। अच्छा, फिर तुम इस पेंटिंग को वहाँ, हाँ वहाँ बैठ के एकदम सामने लगाओ। जब भी आँख खुले ये खूबसूरत सा सीन दिखाई दे। चारू एक आदमी से बोली। ये सब देखकर ज्योति बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे चारू ने दीप के बेरंग कमरे को पूरी तरह अपने मिजाज जैसा रंगीन बना डाला था। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं ड्रीम रूम। चारू उस कमरे को चारों ओर से देखते हुए बोली। मैडम, ये फोटो कहाँ लगाएं? एक आदमी ने एक बड़ी सी तस्वीर चारू को दिखाते हुए कहा। ये तो मेरी फ़ोटो है। ये फ़ोटो चारू की ही थी, जो कल फंक्शन में निकलवाई गई थी। हाँ बहुरानी, ये बहन जी ने स्पेशली बोलकर आज के लिए आज मंगवाई है। गौरी बोली। क्या सांस मिली है यार। समझ नहीं आता कि वो सासें कैसी होती होंगी जिनकी बहुएं उन्हें प्यार नहीं करती। बहन जी बहुत अच्छी हैं, पर ना जाने भगवान ने क्यों इन्हें इतनी कम जिंदगी बख्शी। कहते कहते गौरी का गला भराया। अच्छे लोगों की उम्र कम ही होती है गौरी आंटी। चारू बोली तो गौरी हैरान रह गई और चुप हो गई। ये तो बड़ी मुंहफट है, गौरी बड़बड़ाई और वहां से चली गई। अच्छा, ये मेरी फोटो है ना, तो इसे किसी अच्छी जगह पर होना चाहिए। लेकिन कहाँ, सोचते सोचते चारू की नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ उसने सबसे पहले पेंटिंग लगवाई थी। अच्छा, एक काम करो, ये बेड के सामने वाली पेंटिंग की जगह मेरी फोटो लगाओ, जिससे मैं इस रोज़ सुबह देख सकूं। चारू एकदम खुश होकर बोली और फिर ठीक वही हुआ। रात के 9 बज रहे थे। ज्योति दवाई लेकर सो गई थी। गौरी और सुंदर दीप के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में दीप आया तो गौरी बोली। दीप बाबा, बहन जी और बहुरानी खाना खाकर सो चुकी हैं। आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, हम खाना लगाते हैं। नहीं काकी, मुझे भूख नहीं है। आप और काका भी सो जाइए। लेकिन काकी प्लीज़, दीप ने कहा तो गौरी को चुप होना पड़ा। दीप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो हर पल गाने पर चारू मस्त होकर नाच रही थी। उसे कुछ भी खबर नहीं थी। दीप ने जैसे ही अपने कमरे को ध्यान से देखा, वो देखता ही रह गया। दीप ने तेजी से म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया। जियो तो हर पल चारू गाते और नाचते हुए रुकी। उसने जब सिस्टम की तरफ देखा तो वहां दीप खड़ा था। चारू ने अपने बिखरे हुए बालों को एक साइड किया और कमर पर हाथ रखकर बोली। ठीक हो रहा था, और तुमने? यार अभी अभी तो मूड ज़रा, मैं तुमसे बोल चुका हूँ कि मुझे ये सब कमरे कमरे में पसंद नहीं है। फिर तुम क्यों? दीप दांत पीस कर बोला। अब ये सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी कमरा है, और दूसरे कमरे के लिए मैंने मॉम से बात की थी। पर वो हैरान हो गई। कहने लगी, एक पत्नी को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। इसलिए मुझे जो ठीक लगा किया, और अब कुछ नहीं हो सकता। चारू बोली और बेड पर बैठ गई। दीप ने खुद को रिलैक्स किया। वो वॉशरूम में चला गया। बेचारा कितना मजबूर है, अपनी मरी हुई महबूबा का शौक नहीं मना पा रहा, अपनी मरने वाली माँ की खुशी के लिए। चारू बोली और बेड पर बैठे बैठे ही पीछे की ओर गिर गई। कुछ ही देर में दीप नॉर्मल लोअर टी शर्ट में बाहर आया तो उसने देखा कि चारू बेढंगे तरीके से पूरे बेड पर फैली हुई है। उसकी आंख लग चुकी है। दीप ने एक बार फिर उस कमरे को सजा हुआ देखा तो ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखी। उसने चारू को ठीक से लेटाया और सोने की कोशिश करने लगा, पर ना जाने क्यों उसे उस कमरे में अजीब सा लग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर खिड़की के पास बैठ गया और आसमान के सितारों को देखने लगा। करीब आधे घंटे तक वो ऐसे ही बैठा ना जाने क्या सोचता रहा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दीप ने हैरानी से मुड़कर देखा तो सामने चारू थी। तुम सोई नहीं? दीप ने फिर से सिर आसमान की ओर कर लिया। नींद नहीं आ रही थी, पर प्यास लगी तो उठ गई। चारू बोली। तो पानी पी लो, दीप बोला। वही तो पीना है, चारू तंगाकर बोली। तो पी लो। कैसे पीऊँ? ओ गॉड, पानी कैसे पीते हैं? दीप बोला। वो मुझे पता है कैसे पीते हैं, पर यह नहीं पता कि जब पानी हो ही ना तो कैसे पीते हैं। चारू बोली। क्या? गौरी काकी ने पानी नहीं रखा? दीप बोला। उन्होंने रखा था, पर मैं पी गई। वो क्या है ना, नाचते नाचते थक जाती थी तो। चारू जमाई लेकर बोली। तो नीचे चली जाओ, दीप ने कहा। तुम भी चलो ना, चारू बोली। क्या? मैं क्यों आऊँ? अरे तुम्हारा इतना बड़ा घर है, मुझे यहाँ डर लगता है। चारू बोली तो दीप ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। चलो, दीप ने आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा। पहले तुम चलो ना, चारू बोली। यकीन नहीं होता तुम्हें भी किसी से डर लगता है।
गहरी सांस लेकर दीप बोला और आगे चलने लगा। वैसे तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर तुम्हें पता है, जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, वहाँ अक्सर आधी रात में चोर उचक के घुस आते हैं और उनका कोई भरोसा नहीं, किसी को भी कहीं भी टपका सकते हैं। चारू दीप के पीछे चलते हुए बोली। वो लोग नीचे आ गए थे, लाइट्स ऑफ थी, बस कम रोशनी वाले बल्ब जले हुए थे। चारू की बात सुनकर दीप को ये बात याद आ गई कि उसकी माँ को भी कोई मारने आया था। दीप चुपचाप किचन में आ गया। उसने फ्रीज खोला और एक पानी की बोतल निकाली, पर तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। चारू चौकन्नी हो गई। दीप ने भी तुरंत मुड़कर देखा। कौन है यहाँ?" दीप बोला ही था कि तभी किसी ने उसका पीछे से किसी चीज़ से गला कस लिया। चारू का भी किसी ने मुंह पकड़ रखा था। चारू अपने हाथ पैर मारने लगी। दीप भी छूटने का भरसक प्रयास करने लगा। चारू ने जोर लगाकर उस आदमी का हाथ अपने मुंह से हटा दिया। साले! छूटते ही उसने आदमी के पेट में लात मारी, पर तभी दूसरे ने रिवॉल्वर निकाल ली और दीप के माथे पर रख दी। "ये लड़की चुप, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा," आदमी ने कहा। वे दोनों ही नकाबपोश थे, पर तभी चारू ने कुछ ऐसा किया कि दीप भी देखता रह गया। उसने अपना एक पैर हवा में तेजी से घुमाया और सामने खड़े नकाबपोश के हाथ पर निशाना लगाया। नकाबपोश के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर दूर जा गिरी। दीप ने भी बिना मौका गंवाए उस नकाबपोश को दबोच लिया। चारू ने दूसरे को पकड़ा, पर तभी दूसरे ने चाकू निकालकर चारू के गले पर चला दिया। चारू अवाक सी रह गई, उसकी आंखें बाहर आ गई। चारू! दीप की चीख निकल गई और गुंडे से हाथ की पकड़ कमजोर हो गई। दोनों नकाबपोश दुम दबाकर वहां से फरार हो गए। दीप ने चारू को अपनी बाहों में उठा लिया और "गौरी काकी, सुंदर काका, माँ!" वो चिल्लाता हुआ बाहर आया। चारू के गले से लगातार खून बह रहा था। सब लोग हड़बड़ाए हुए बाहर आए। वे सब चारू की ये हालत देखकर घबराए हुए थे। उसी वक्त दीप ने कार निकाली और चारू को जो सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल था वहां ले गया। चारू बेहोश हो चुकी थी। "डॉक्टर, इनको चाकू मारा गया है, प्लीज़ जल्दी कुछ कीजिए।" दीप बहुत परेशान और डरा हुआ लग रहा था। डॉक्टर ने चारू को तुरंत एडमिट कर लिया। "ये सब कैसे हुआ दीप?" ज्योति घबरा कर बोली। "ये सब उन दो चोरों ने किया है। वे शायद आज फिर आपको मारने आए थे या फिर चोरी करने," दीप बोला। "ये सब कौन कर रहा है बेटा?" ज्योति लगभग रोते हुए बोली। सुबह हो चुकी थी। दीप अब तक हॉस्पिटल में था, पर उसने जिद करके ज्योति को घर भेज दिया था। डॉक्टर बाहर आए। "कैसी है वो?" दीप बेहद परेशान होकर बोला। "वो ठीक है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं।" डॉक्टर के कहते ही दीप चारू के रूम में पहुंच गया, जहां चारू उठकर बैठ रही थी। "ये आप क्या कर रही हो?" नर्स ने चारू को टोका। "दिखाई नहीं देता क्या?" चारू के गले पर बैंडेज लगी हुई थी। वो थोड़ा मुश्किल से बोल पाई। "लेकिन अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है," नर्स बोली। "अभी मुझे वॉशरूम की ज़रूरत है," चारू ने कहा और वो खड़ी हो गई। तो नर्स सिलाकर उसे वॉशरूम ले गई। दीप चारू की बात सुनकर शायद आज पहली बार मुस्कुराया। जो अभी दरवाजे पर ही खड़ा था, कुछ ही देर में चारू आ गई। उसने दीप को घूर कर देखा। "कैसी हो चारू?" दीप ने पूछा। "जिंदा हूँ," उसने कहा और बैठ गई। "ये शुक्र है कि चाकू से सिर्फ इनके नेक की ऊपरी स्किन ही कटी, वरना मुश्किल था," नर्स बोली। "अगर मैं मर जाती ना, तो मैं तेरे को छोड़ती नहीं," चारू धीरे बोल रही थी, पर नाराजगी से। "पर मरने के बाद कैसे?" दीप खुश लग रहा था। "भूतों के बारे में नहीं सुना है क्या? भूत बन के आती," चारू बोली। "चारू," दीप ने बहुत ही उदास लहजे में कहा। चारू ने उसकी ओर देखा। "लगता है मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता।" दीप की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। "पता नहीं कौन, पर कोई है जो मेरी और मेरी माँ की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुझे इसके बारे में भी तुम्हें बताना चाहिए था, शायद तुम फिर हाँ नहीं कहती इस झूठी शादी के लिए।" दीप बोला तो चारू को वो बात याद आई जब धमाकर ने चारू को ज्योति को मारने के लिए कहा था। "वैसे मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ," चारू बोली। तो दीप मुस्कुराया। "तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे है चारू? तुम्हें कोई असर नहीं पड़ता, तुम मरते मरते बची हो। जानती हो कितना खून बहा है तुम्हारा, फिर भी तुम मुझसे नाराज़ न होकर मेरी मदद की बात कर रही हो।" दीप बोला। "हाँ तो मैं कर सकती हूँ ना। नहीं, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। अगर तुम कहो तो मैं मॉम को सारी सच्चाई बता देता हूँ कि मैंने तुमसे झूठी शादी की है, फिर तुम इन खतरों से निकल जाओगी," दीप ने इमोशनल होकर कहा। "मेरे लिए अपनी मॉम का विश्वास तोड़ोगे?" चारू हैरानी से बोली। "किसी की जान से ज़्यादा कीमती नहीं माँ का विश्वास मेरे लिए, और वैसे भी वो तो मैं तोड़ ही चुका हूँ ना।" दीप बोला। "नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है।
तुम मुझे जानते नहीं, मैं जो ठान लेती हूँ ना करके रहती हूँ। अगर मैं चाह लूँ उन गुंडों को पकड़ना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चारू बोली। क्या सच में? दीप ने पूछा। हाँ सच में, चारू बोली। तब तो तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, दीप बोला और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। चारू पहले तो दीप को चौंक कर देखती रही, फिर बोली, मेरा साथ? हाँ, पर एक दोस्त के रूप में, और उसके बाद को भी किस्मत में लिखा होगा। दीप बोला तो चारू ने हाथ मिला लिया। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान थी। तो ऐसे शुरुआत हुई इस प्यारे से नोक झोंक वाले दोस्ती के रिश्ते की। और कहते हैं कि हर प्यार की शुरुआत भी दोस्ती से ही होती है।